हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम जानेंगे क्या है राजद्रोह कानून या आईपीसी की धारा 124 ए क्या है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ मामले ऐसे आए हैं जहां पर दोस्तों आपको ये राजद्रोह कानून देखने को मिला है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि राजद्रोह कानून या सेडिशन लॉ क्या है, और इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या है राजद्रोह कानून और कब बना था यह कानून, राजद्रोह मामले में कितनी सजा होती है, राजद्रोह कानून पर सरकार का क्या स्टैंड है और कानून का गलत इस्तेमाल चिंता का विषय किस प्रकार से है। तो इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों क्या है राजद्रोह कानून या सेडिशन लॉ क्या है? तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, जिसे हम आईपीसी बोलते हैं, तो इसकी धारा 124 ए में राजद्रोह की परिभाषा को परिभाषित किया गया है कि आखिर राजद्रोह क्या होता है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री को लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है जो कि सरकार विरोधी हो, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला हो सकता है। यानी दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी किसी सामग्री का समर्थन करता है जो कि सरकार विरोधी हो, या फिर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ वो संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आता है। तो दोस्तों इस बात को भी आप जान लीजिएगा कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से उसका सहयोग करता है, तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आएगा। चलिए दोस्तों अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट देखते हैं केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के संबंध में। तो दोस्तों 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें यह कहा था कि सरकार की आलोचना करना या फिर प्रशासन पर कमेंट करना राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। यानी अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं या प्रशासन पर कोई कमेंट करते हैं तो इससे राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी वक्तव्य ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का कोई तत्व मौजूद हो, तभी राजद्रोह बन सकता है। केवल आप सरकार की आलोचना करते हैं या प्रशासन पर कोई कमेंट करते हैं तो इससे राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि यह कानून कब बना था। तो यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है। इस कानून को 1870 में ब्रिटिश राज में बनाया गया था, यानी अंग्रेजों के समय इस कानून को बनाया गया था। सरकार के रुख से अलग रुख रखने वाले या फिर विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ ये कानून बनाया गया था। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसका जो पासपोर्ट है वो भी रद्द हो जाता है। जरूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। यानी दोस्तों जो ये राजद्रोह का कानून है ये 1870 में जो ब्रिटिश राज था यानी अंग्रेजों का जब शासन था तो उन्होंने बनाया था। किसके लिए? जो सरकार का विरोध करते थे, तो विरोध को दबाने के लिए इस कानून को बनाया गया था। अगर आज इस कानून के अंतर्गत किसी पर भी मुकदमा दायर होता है तो दोस्तों उसके खिलाफ क्या होगा कि उसे सरकारी नौकरी में आवेदन करने को नहीं मिलेगा, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में उपस्थित भी होना पड़ेगा। दोस्तों राजद्रोह मामले में कितनी सजा होती है? तो दोस्तों अगर कोई शख्स राजद्रोह का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और यह गैर जमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत की कोई संभावना नहीं होती है। इस अपराध के लिए जुर्माना भी लगाने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों सबसे पहले किसके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था? तो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बहावी क्रांति के बाद देश में इस कानून को लागू किया गया था। सबसे पहले 1897 में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद आजादी के कई सेनानियों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे और इन कानूनों को थोपा गया था जबरदस्ती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी अंग्रेजों ने इस कानून का इस्तेमाल किया था।
अब तक कितने केस हैं दोस्तों इस मामले में? तो देश में अलग अलग समय में अलग अलग राजद्रोह के मामले सामने आए हैं। 2020 में राजद्रोह के 70 से अधिक केस दर्ज किए गए थे। वहीं 2019 में 93 से ज्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। सबसे ज्यादा 22 मामले कर्नाटक राज्य में दर्ज किए गए थे। वहां से 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। दोस्तों, राजद्रोह कानून पर सरकार का क्या स्टैंड है, क्या रुख है सरकार का, चलिए इसको हम जान लेते हैं। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिसंबर 2021 में लोकसभा में राजद्रोह के कानून से जुड़े एक मामले पर एक अहम बयान दिया था। किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा था कि राजद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास नहीं है। यानी सरकार का यह कहना है कि जो आईपीसी की धारा 124A है, जिसे राजद्रोह कानून बोलते हैं, तो उसको हटाने के लिए गृह मंत्रालय के पास कोई भी विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में संसद में यह कहा था कि राष्ट्र विरोधी, पृथकतावादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत है। यानी सरकार ये चाहती है कि इस कानून की जरूरत है। राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने के लिए, आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत है। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था केंद्र सरकार से कि अभी तक इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया गया है, क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे बनाए रखने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था। दोस्तों, कहां कहां ये कानून चलता है? जैसे भारत में तो चलता ही है, इसके अलावा किन किन देशों में ये कानून लागू है? तो भारत के अलावा राजद्रोह कानून दुनिया के कई देशों में लागू है। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कई देशों में यह कानून प्रचलन में है। दोस्तों, इन देशों में राजद्रोह कानून के तहत कम ही मामले सामने आते हैं। खास बात यह है कि जिन अंग्रेजों ने ये कानून भारत में लागू किया था, उन्होंने 2009 में इसको समाप्त कर दिया है। यानी अंग्रेजों ने भारत में यह कानून बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने देश में यानी ब्रिटेन में 2009 में इस कानून को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, कानून का गलत इस्तेमाल चिंता का विषय किस प्रकार से है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। 15 जुलाई 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 124A में पुलिस को व्यापक अधिकार मिलते हैं और वह किसी पर भी यह धारा लगा सकती है। हमारी चिंता है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और जवाबदेही नहीं है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा था कि स्थिति की गंभीरता यह है कि अगर कोई भी राज्य या पार्टी किसी अन्य की आवाज को नहीं सुनना चाहती तो ऐसे लोगों या ग्रुप में यह धारा लगा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा बेंच ने कहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर को किसी गांव के दूर दराज इलाके में और वह चाहे तो किसी भी शख्स के खिलाफ इस कानून को आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जाहिर की थी, पुलिस है वो किसी पर भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से हो रहा है और इस पर जवाबदेही नहीं है, यानी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस लेक्चर को आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके, और आप स्टडी कर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।